नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करन। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में मैं आज आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं भारतवर्ष के एक जाने माने चेहरे, निराली एनजीओ के सलाहकार व जैन समाज का एक ऐसा चेहरा कि जब जब भक्ति की बात आती है तो प्रमोद जैन का नाम अग्रणी लोगों में गिना जाता है। विश्वास नगर के चाहे धनाढ्य वर्ग हो या जे सहल हो, जिस व्यक्ति ने एक साथ काम किया वो नाम है प्रमोद जैन। आज हम बात करेंगे विश्वास नगर के मुद्दों को लेके और आने वाला चुनाव जो है कैसा होगा, कौन सा व्यक्ति या कौन सा वर्ग किस तरफ रुख करेगा चुनाव को लेके। तो हम बात करते हैं प्रमोद जैन जी से। सर, स्वागत है आपका मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में। सर, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी से लेके उच्च वर्ग तक सभी वर्गों के लिए काम किया है। धर्म के मामले में आपके बारे में सब जानते हैं कि आपका नाम लिया जाता था, जब भी भक्तों में नाम लिया जाता तो विश्वास नगर ने आपका अच्छा नाम दिया जाता है। लेकिन समाज सेवा के साथ साथ एक बात कही जाती है कि देश में जब राजनीति होती है तो जनता को कहीं ना कहीं अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़ता है, हम किसके साथ हैं, क्योंकि वो उनका भाग्य होता है। सर, सबसे पहले मुद्दे पे बात करते हैं कि जो दिल्ली नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, विश्वास नगर की सीट से आप आते हैं, विश्वास नगर में आप रहते हैं, आपने चाहे उत्तर भारत की कितनी बड़ी राजनीति की हो, पर एक लगाव होता है अपने क्षेत्र से। आपको कहाँ लगता है कि विश्वास नगर पिछड़ गया है या आगे निकल गया 17 वर्षों में? पहला प्रश्न। सच्चाई ये है मित्र कि अगर हम दलगत राजनीति से उठ के बात करें, राजनीति में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। वो पार्टी के हित की बात पहले करता है, दलगत राजनीति की बात नहीं करता, समाज की बात नहीं करता, क्षेत्र की बात नहीं करता, विकास की बात नहीं करता। सच्चाई ये है कि जब हम अपनी नज़रें उठा करके अपने क्षेत्र के गरीब, दलित, पिछड़े, मजदूर, फैक्ट्री वालों की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र को हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा लूटा गया है। समझिए आप बात को, लूटा गया है। वोट तो उनका चाहिए, लेकिन किसी भी कीमत पर सपोर्ट मुंह से कर सकते हैं, पीठ पे हाथ फिरा के कर सकते हैं, लेकिन जहां उनको सपोर्ट चाहिए, जहां उनकी रोजी रोटी का सवाल आता है, जहां सीलिंग को खोलने का मुद्दा आता है, जहां उन्हें बचाने का मामला आता है, वहां धीरे से हाथ पीछे खींच लेते हैं। चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो पटरी वाला हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे मजदूर आदमी हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन बीते 2 सालों में बहुत बड़ा कहर देश के ऊपर गुजरा, हमारे क्षेत्र के ऊपर भी गुजरा। कोरोना नाम की बीमारी ने, जहां दिल्ली की सरकार, दिल्ली के लोग, दूसरी वेव में लाखों लाख लोग दिल्ली में मरा। एक एक एम्बुलेंस में 8-8 बॉडियां ले जाई गई। ये सब लोग जान रहे थे, देख रहे थे। एक बार जो सरकारी हॉस्पिटल में चला गया, वो असहाय, उसके परिवार वाले उसे देखते रहे, मिल नहीं पाए और वो तड़प तड़प के वहीं मर गया। क्यों मर गया? किसकी वजह से मर गया? किसकी कमी थी? आज ये सोचने का, विचार करने का समय है। मैं आपकी बात मानता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। कोरोना काल से हमारा समय रहा, बहुत बुरा समय रहा। लोग बेरोजगार थे। आप उद्योगपति से काफ़ी जानकार थे, करीबी और गरीब आदमी के भी। जब देश और खासतौर विश्वास नगर बेरोजगारी से जूझ रहा था, 1,92,000 रुपये 100 गज मकान पर टैक्स लिया गया एमसीडी ने। चाहे ज़बरदस्ती मान लीजिए, चाहे कैसे भी मान लीजिए, क्योंकि इस तरह विश्वास नगर की बनावट है कि लोग यहाँ बेचारे, नीचे फैक्ट्री होती है, ऊपर रहते हैं या किराए पे अपना गुजर बसर करते हैं। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? एक आम आदमी के क्या घर में 2 लाख रुपये होते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जनप्रतिनिधि को अपने वोट से जिता करके भेजते हैं और बड़ी उम्मीद होती है कि जब हमारा बुरा वक्त आएगा तो हमारा जनप्रतिनिधि हमारे अभिभावक की तरह हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग ठगे के ठगे रह गए। जो मुद्दा आपने सामने रखा है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मित्र, मैं ये कहना चाहूँगा इसके लिए कि जब तक जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी से आए चुना नहीं जाता, तब तक बहुत बढ़िया होता है।
चुनने के बाद फिर वो क्षेत्र का नहीं, सबसे पहले अपना विकास करने की बात करता है। लेकिन प्रमोद जी, आज जहाँ तक मैं जानता हूँ आप जमुनापार से आते हैं, एक ज़माने में आप जब चेयरमैन थे JSL के, तो आप रोहिणी के बारे में भी इतना ही सोचते थे जितना विश्वासनगर के बारे में, तो आप जैसा कोई दूसरा क्यों नहीं हो सकता? वो तो आप भी समाज से तो आते हैं ना, हमारे समाज से तो नेता बन के वो आते हैं। मित्र, हमारा उस टाइम हमारा सौभाग्य था कि हमें दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ी का चेयरमैन बनाया था। एक गरीब आदमी के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके दुख और दर्द को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब हमको ये लगता था कि अगर हमारे पूर्वी दिल्ली का झुग्गी वाला जितना दुखी है तो रोहिणी का भी उतना ही दुखी होगा, कंजावला का भी उतना ही दुखी होगा, खानपुर का भी उतना ही दुखी होगा। और मैं 2 टर्म मुझे JSL का चेयरमैन बनाया पार्टी ने, और दोनों टर्म में मैं बता देना चाहता हूं मित्र, उन लोगों के साथ मैंने काम किया, कंधे से कंधा लगा के काम किया और उनकी आवाज़ बन के काम किया। चाहे मुझे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास जाना पड़ा उनके लिए, चाहे तत्कालीन जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता था उसके सामने जाके आवाज़ उठानी पड़ी। उसका ही फायदा हुआ पार्टी को के साथ MP 2004 से 12 तक जीत के आए, 49 सीट हम विधानसभा में जीत के आए, और कॉरपोरेशन में भी हमारा बहुमत था कांग्रेस पार्टी। अब हम बात करते हैं, आपने बताया कि आप उनका दर्द समझते थे, आप जैसे नेता उभर के आए, लोग कंबल बांटने की राजनीति कर रहे हैं, लोग पेट्रोल बांटने की राजनीति कर रहे हैं, लोग शराब बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अगर आपके क्षेत्र से या आसपास से कोई भी नेता या झुग्गी झोपड़ी से आता है या सामान्य वर्ग से आता है, तो वो कैसे मुकाबला करेगा ऐसे लोगों का जो बाहुबली हैं? देखिए मित्र, सबसे बड़ी बात ये कि आज हमारा सौभाग्य है कि इतनी जल्दी देश में चुनाव हुए हैं और हमारी जनता मूर्ख नहीं रह गई। हमारी जनता झुग्गी झोंपड़ी का खासकर व्यक्ति अच्छे से जानता है कि चुनाव आ गए, अब नेताजी आएंगे और जूतों की, चप्पलों की, अमरूदों की, लड्डू की, पेड़े की, कचौड़ी की फसल उगाएंगे और हमको बुलाएंगे और निमंत्रण देंगे। हो सकता है शाम को घुट्टी की भी निमंत्रण हमको देंगे, लेकिन वो पिएगा सबकी घुट्टी। लेकिन आने वाले चुनाव में वो देखेगा कि कौन सुख और दुख में हमारे साथ खड़ा है। इस बार वोट उसको होने वाला है, न कि ये जो बहरूपिये आ जाते हैं जो कि अपने आप को तथाकथित नेता क्षेत्र का मान बैठते हैं और आकर के पैसे के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। इस बार उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसे भी आपके समक्ष ऐसे नेता जो क्रांतिकारी हैं, जो विचारों की राजनीति करते हैं, वो क्या इन लोग का मुकाबला कर पाएंगे? मित्र, गरीब का दुख उसके साथ उठने बैठने वाला व्यक्ति समझता है। मुझे खूब अच्छे से पता है, कुछ NGO, कुछ लोग, कुछ पार्टियां जिन्होंने गरीबों के साथ समय बिताया है, गरीबों की लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, जिन्होंने फैक्ट्री के टाइम में सीलिंग में अपने आप को पुलिस के हवाले किया है, जिन्होंने सजाएं भुगती हैं, सही माने में हक तो उनका नेतृत्व करने का बनता है। क्योंकि उनको पता है कि मैं चुन के आऊँगा तो अंतिम व्यक्ति को, उस गरीब को हमने क्या देना है, उसके लिए क्या करना है, उसकी जो प्रोग्रेस होनी है, उसके जो हक और हकूक है वो कैसे उसे दिलवाए जा सकते हैं, वो वही व्यक्ति दे सकता है जो व्यक्ति इन चीज़ों के लिए, उन लोगों के लिए संघर्ष किया है जिसने। आप हमें ये बताइए, अब हम बात करते हैं वर्ग की। एक वर्ग होता है, जब आज़ादी से बात करते हैं, चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी रहे राष्ट्रपिता, ये सब स्थानीय पेपर निकाला करते थे, चाहे RSS के लोग रहे। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस के टाइम में 532 करोड़ का लगभग बजट हुआ करता था, जो स्थानीय समाचार पत्रों को होता था। आपके में BJP में केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने इन सब का बजट ख़त्म कर दिया। ये मित्र, आज पत्रकारिता का जो जड़ से संबंध था वो छोटे छोटे न्यूज़पेपरों का ही था। वो हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उभार करके हम लोगों के बीच में लाते थे, वो खतरों से खेलते थे और सच्चाई को उजागर करते थे। इससे समाज में एक जागरूकता पैदा होती थी, लोग समझते थे, उनका सम्मान करते थे। लेकिन आज का जो समय चल रहा है वो कथाकथित जो बड़े बड़े घराने हैं जिन्होंने मीडिया को अपना गुलाम बना लिया है, जो सरकारों के साथ मीडिया को सौंप करके
सरकार की आवाज़ बना दिया है मीडिया को। आज उनके लिए सरकारें काम कर रही हैं, क्योंकि वो जनता के लोग नहीं हैं, वो कारपोरेटरों के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं। बड़ा दुख होता है जो आज़ादी का चौथा स्तंभ है उसका इतना दुरुपयोग किया जाएगा देश के अंदर। बहुत दुख होता है सोच करके। और उससे ज़्यादा दुख होता है कि जो सही मायने में क्षेत्रीय पत्र थे, जो सही मायने में क्षेत्र की आवाज़ उठाते थे, उनको जो वो लोग ऐड देते थे, सहयोग करते थे, सम्मान देते थे, उसको रोका है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जब जनता की और पत्रकारिता की आवाज़ दबाई जाती है तो निश्चित देश में क्रांति होती है। जब देश में क्रांति होती है तभी जिंदाबाद क्रांति पैदा होती है, ध्यान रखना। आपने बताया कि ये जो आवाज़ जो दमनकारी नीति है कभी भी सफल नहीं होती। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, एक युवा बालक थे कुंवर फतेह सिंह, विश्वास नगर में एक लहर उठी, लगभग 150-2,000 परिवारों ने उनके समर्थन में पत्र लिखे, वीसी साहब को दिए, और उसके बाद ये कहा गया कि सादरा विधानसभा हो गई, विश्वासनगर विधानसभा हो गई, सीमापुरी विधानसभा हो गई, कृष्णनगर विधानसभा हो गई, कहीं पे भी राजपूतों का कोई विशेष स्थान नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है। उनके नाम पे एक ऐसा बालक जिसने अकबर को 60,000 जो सेना लेके आया था उस वक्त हराया था, आज वो फाइल लटकी पड़ी है। और राजपूत क्या है कि देश की सेवा के बारे में जानता है। जो जैन समाज है वो सिर्फ शांति की बात करता है, प्रेम की बात करता है। कहीं ना कहीं ये लोग पिछड़ रहे हैं कि उनका नेतृत्व करने की, या ये कहें कि मैं नाम मुझे नहीं लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनके नाम पे एक पार्क तक के लिए लाले पड़ गए। आप उसे किस प्रकार देखते हैं? देखिए मित्र, पहले तो मैं जानकारी दे दूं, भगवान महावीर क्षत्रिय थे जी, और जितने भी जैन समाज में लोग हैं वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय समाज से हम लोग आते हैं और क्षत्रिय ही जैन धर्म को पालन कर सकते हैं। हर किसी तो ये मानते हैं कि हम लोगों का जो आपस में बंटवारा हुआ, बांटना हुआ, देखिए घातक हुआ। देखिए, धर्म अपनी जगह है और हम गर्व से कह सकते हैं सबसे पहले हिंदू है, उसके बाद जिसने जो धर्म अंगीकार किया उसके बाद वो उस धर्म को पर चल करके सद्मार्ग की बात करता है। कोई भी धर्म हो, शांति की बात करता है, परोपकार की बात करता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है कि जो इस देश में कुर्बानी देता है, जो हमारा इतिहास और संस्कृति है। आज आपको एक बात बता दें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं आप, 80% राजपूत भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है और उन राजपूतों का गला घोंटा जा रहा है। उन्हीं राजपूतों की आज मैं बात कर रहा हूं तुमसे कि उन राजपूतों में से ही तो थे कुंवर फतेह सिंह जी। आज उस संस्कृति और सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को तो आगे आकर के सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए था और हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों को चाहे सादरा विधानसभा हो, चाहे कृष्णा नगर हो, बाबरपुर हो, रोहतास नगर हो, कहीं सम्मान मिल पा रहा है? एक छोटा सा कार सेंटर, हम लोगों ने क्या डिमांड की थी 2019 में? छोटा सा पार्क मानते हैं, सेंटर पार्क है सीबीडी ग्राउंड, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, उसका नामकरण की बात है, जबकि कोई विवाद भी नहीं है। पर उसके बाद भी क्या कारण है कि उदासीनता है? भाई साहब, उदासीनता हमेशा जनप्रतिनिधि की नीयत और नीति में होती है। वो चाहे तो महापौर, चाहे ये लोग चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं। ये लोग बैठ करके उसमें तय करके सेंट्रल पार्क को अगर कुंवर फतेह सिंह पार्क नाम देते हैं तो इन लोगों ने तो वैसे भी उत्तर प्रदेश में जगह जगह नाम चेंज किए। ये तो सौभाग्य रहेगा, राजपूत उनके साथ है, और अगर ये करते हैं तो और भी राजपूत उनके साथ जुड़ेगा, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको तो मानना है कि हम तो सीट निकाल के ले आते हैं, हमारा बोर्ड कैडर है, हमें नंदाबाई जैसे राजपूतों की, हमें किसी भी वो पिछड़े वर्ग की या जैन समाज की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो फाइल है हमारे पास, मैं दिखाना चाहता हूँ, और ये हमारे स्थानीय विधायक का लेटर भी है। हम लोगों ने जाकर के 2019 से ये फाइल लटकी पड़ी है। हम लोगों ने जाकर के डीसी साहब से लेके और विधायक जी तक गुहार लगाई, ऊपर तक गुहार लगाई। आज तक वो ये निर्णय नहीं ले पाए कि हमने सेंट्रल पार्क का नाम कुंवर फतेह सिंह जी के नाम पर रखना है। वो ये चाहते हैं कि सारा का सारा देश राजनीतिकरण में झुक जाए। अगर कहीं कुछ हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता
का नाम हो, उन्हीं के नाम से पार्क हो, उन्हीं के नाम से सब कुछ हो। अच्छा है, करिए आप, जिन्होंने अगर बलिदान और त्याग किया है उसके लिए करना चाहिए। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, जो हम राजपूत हैं और राजपूतों की बात करते हो, तुम राजपूतों को सम्मान की बात करते हो, तो क्या कुंवर फतेह सिंह जी राजपूत नहीं थे? क्या उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके नाम से पार्क नहीं बनना चाहिए? मैं मांग करता हूं विधायक से और कॉर्पोरेशन से कि ये होना चाहिए। सर कुछ लोग कहते हैं आप जैसे लोग बिल्कुल उनका समय नहीं है, क्योंकि हमारे जो निगम पार्षद हैं वो तो इस चीज़ में लगे हुए, किसका मकान छोटा है, किसका मकान बड़ा है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आपकी तरफ कौन देखेगा? देखिए, इन चीज़ों से हटके, मैंने कहा था दलगत राजनीति से ऊपर हटके हम बात पार्टी की करेंगे। बात ही नहीं कर रहा हूँ सर। हम ये कहना चाहेंगे, किसने क्या किया आने वाले चुनाव में उसे पता चल जाएगा। जनता तैयार बैठी है। आपको शर्म आती है कि आप जनता पार्टी में रहते हैं, 400वें नंबर पे आपका राज्य है पूर्वी दिल्ली सफाई के मामले में, किसकी गलती है? देखिए, आप एक तरीके से हमारे क्षेत्र का, हमारी दिल्ली का, दिल्ली की शान की का मजाक उड़ा रहे हैं। सर अपराध है, मैं तो कहता हूँ। मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि यहाँ तो आपस में लड़ने से ही वक्त नहीं जा रहा। बजट बहुत है, लेकिन हम, दिल्ली सरकार चाहती है कि कूड़े के ढेर लग जाए, लोगों को पता चले और फिर हम कॉरपोरेशन में आ जाए। और उधर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उस दलित और मजदूर को इतना सताया जाए कि वो आप पार्टी का दामन छोड़ के हमारे साथ आ जाए। सताने वाली बात पे मैं आपकी कहता हूँ, अभी जोन की एक बैठक में सारे निगम पार्षदों ने कहा कि एक बेलदार नाम की पोस्ट होती है, बेलदार उगाई करता है पूरे क्षेत्र में, हमें कुछ पता ही नहीं लगता, लोग परेशान हैं। मुझे ये बताइए, एक जनप्रतिनिधि कह रहा है बैठक के अंदर कि भैया उगाई हो रही है, उनके क्षेत्र में कोई उगाई कर रहा है और हमें पोस्ट ही नहीं पता है। मान लीजिए एक विश्वासनगर में कभी कोई कहते हैं योगेश नाम का कोई आदमी है, अनारकली में कोई कहते हैं अशोक नाम का आदमी है, तो उसके पीछे नकारापन मानते हैं या अच्छा शक्ति मानते हैं, मिली भगत मानते हैं? देखिए भाई, मैं एक बात बता दूं, आपके घर में एक चोरी कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, नकारापन और दुर्भाग्यपूर्ण ये शब्द हैं, इनको अच्छे से हम बोल सकते हैं। लेकिन आज हमें अपनी मोहल्ला समिति, अपने लोगों को इकट्ठा करके, अपने लोगों को जागरूक करके, जब वो बेलदार और या जो भी है तथाकथित आए, 50 लोग इकट्ठे हो जाए, हाथ में लठो और यहाँ से उसको एमसीडी तक रौंद के आए, तब इनको पता चलेगा कि जनता की ताकत क्या होती है। मैं उस विचारधारा का आदमी हूँ। मैं राजपूत हूँ तो राजपूतों वाली बात करूँगा, क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रियों वाली बात करूँगा। आपकी निगाह में कौन कौन से कार्य होने चाहिए विश्वासनगर में? देखिए, सबसे पहला कार्य विश्वासनगर को जितना गंदा बना रखा है, एक सफाई व्यवस्था का जो सर्वनाश हुआ, पीछे देखा कूड़ों के ढेर थे, सही मायने में तो सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए पूरी तरीके से। और उन कर्मचारियों का भी ध्यान रखना चाहिए जिनके 3-3, 4-4 महीने के वेतन रोक दिए जाते हैं, फिर वो मजबूर होकर के सफाई व्यवस्था से हाथ खींचते हैं। दूसरी बात ये कि विश्वासनगर में कॉरपोरेशन में करने के लिए बहुत काम है। चाहे गरीब आदमी को हाउस टैक्स में राहत देने का काम हो, बिजली पानी जो अंडर आता है, एमसीटी के जो भी सुविधाएं आती हैं, समय समय पर उनको तरीके से करने का काम हो। यहाँ स्थिति ये है कि एमसीडी आती है, रोड खोद जाती है, फिर जैसे तैसे 3-4 महीने में वो गड्ढे बंद होते हैं तो दिल्ली सरकार आती है, रोड खोद के चली जाती है। ऐसी परिस्थिति में आज एमसीडी के पास काम करने के लिए बहुत विकास करने के लिए संभावना है, लेकिन जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति की जरूरत है। वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। को बहुत सारे काम की जरूरत है जो होने चाहिए, लेकिन आप जैसे लोग जो मानते हैं कि जनता का दर्द समझते हैं, लेकिन जो 40 साल से एक पार्टी में लोग काम करते हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर एंट्री करके, पैराशूट एंट्री करके उम्मीदवार आते हैं, आप उनके बारे में क्या विचार रखते हैं? भाई साहब, ये पार्टी का भी दुर्भाग्य है और जनता का भी दुर्भाग्य। क्या राजनीतिक हत्या होती है? सुनिए, कार्यकर्ताओं की पार्टी का इसलिए दुर्भाग्य है कि जो अंतिम व्यक्ति 40 साल जीवन के पार्टी को समर्पित करता है, उसका गला घोंट दिया जाता है। ये दुर्भाग्य पार्टी का है। और पैराशूट से आते हैं, हमारा दुर्भाग्य जनता के इसलिए कि उनको पैराशूट से आए और पानी के जहाज से वापस भेज दो। जमुना पार, विश्वासनगर, पूर्वी दिल्ली, एक ज़माने में आप जैसे दबंग नेता होते थे, आज एक आध धंधा भाई जैसे लोग दिखाई देते हैं जो अपनी बात रख पाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगह जो बाहर से जब नेता आते हैं तो आप उनको स्वीकार करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, जो भी बाहर से नेता आए, हमारा अतिथि है, स्वागत है, रोटी खिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, और उसके बाद बाहर वाले को क्या करते हैं, हमेशा के लिए थोड़ी घर में रखते हैं।
अतिथि आया, खिलाया पिलाया और वापस भेज दिया। पार्टी कार्य करता था, कहते हैं तुम्हारी मजबूरी समझे ना? है उसे जिताना। भाई हमारी काय की मजबूरी है, हम कोई बंधुआ मजदूर तो नहीं है। अब वो पार्टी कार्यकर्ता नहीं रहा। श्रीमान जी ध्यान रखिए, अब पार्टी कार्यकर्ता जाग चुका है। अभी देख रहे हैं आप, एक एक पार्टी से 40-40 लोग टिकट मांग रहे हैं। यहाँ परिस्थिति ये बन गई है कि कैसे होगा। अगर एक को देंगे 39 क्या करेंगे, वो सोच रहे हैं 39 को पुचकार लेंगे। तुम उन 39 को पुचकार सकते हो, लेकिन वो क्षेत्र की जनता जो हर चीज को समझ रही है, देख रही है, भांप रही है, तुम इस टाइम लालच दे सकते हो, कैंप लगा सकते हो, चीजें बांट सकते हो, लेकिन जनता के बीच पूरे 5 साल काम नहीं करोगे, जनता के हित की बात नहीं करोगे, जनता को जो विकास मिलना चाहिए वो नहीं दोगे। जनता पागल और बेवकूफ बनने वाली नहीं है। आप बार बार नंदा भाई का नाम ले रहे हैं। नंदा भाई ने क्षेत्र में कंधे से कंधा मिला करके गरीबों के साथ खड़े होकर काम किया है। क्षेत्र की जनता को अब सोचना ही होगा, उनके लिए सोचना ही होगा, उन जैसे लोगों के लिए जो क्षेत्र में पूर्वी दिल्ली में ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं। मैं बात प्रमोद जैन की भी करता हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जैन स्थानक है विश्वासनगर के अंदर, जैन मंदिर है, शक्तिपीठ माता चिंतपूर्णी मंदिर है, हनुमान मंदिर है, और अगर आपका संघर्ष कामयाब रहा तो कुंवर फतेह सिंह स्मृति स्थल भी बनेगा, महाराजा सूरजमल पार्क भी है। मैंने एक बात सुनी थी प्रमोद जैन के श्री मुख से कि भैया विश्वासनगर जो है धर्म नगरी है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं नेता ये जुए की नगरी है, और जैसे ही विश्वासनगर का एंट्रेंस होता है यहाँ पे शराब का ठेका तुरंत सामने वालों को मिलता है। यहाँ पे कच्चे मीट की दुकानें मिलती, मीट की दुकानें भी हैं, चिकन की दुकानें। तो कोई ऐसा प्रतिनिधि आए, या आप मानते हैं कि आप जैसे लोगों का ये सपना कभी साकार हो पाएगा कि वाकई में धर्मनगरी बन पाएगा विश्वासनगर? देखिए, जैन धर्म विश्व धर्म की बात करता है, सर मैं तो स्वीकार अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। हम जब एंट्रेंस करते हैं तो अंदर से आत्मा दुखी होती है कि हमारी पहचान क्या थी और क्या बन के रह गई है, कौन क्या व्यापार कर रहा है। का मतलब होता है विश्वास करना। मुझे लगता है जहाँ विषय वही विश्वास जहर घोल दिया आपके विश्वास में। देखिए मैं किसी को व्यक्तिगत आलोचना करने में विश्वास नहीं करता। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि कितनी जगह ठेका देना चाहते हो, कितने मांसाहारी पैदा करना चाहते हो, कितने शराबी पैदा करना चाहते हो, उससे वो समाज हमारी किस साइड किस तरफ को जाएगी। हिंसा को और डकैती को, चोरी को, बदमाशी को, बलात्कार को आप निमंत्रण दे रहे हैं सबको करने के बाद। इसको रोकने की बात करते हैं आप, और दूसरी तरफ इसको बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसको रोकना ही होगा। ऐसा ही जनप्रतिनिधि तुम्हें चुन के लाना होगा जो इन सब के लिए विरोध नहीं करे, काम करे और क्षेत्र का विकास करे। मैं ये कहना चाहूँगा। मतलब आखिर में कि धर्मनगरी बनेगा एक दिन विश्वासनगर? बिल्कुल बननी ही चाहिए। धर्मनगरी बने नहीं, विश्वासनगर धर्मनगरी है। ऐसा मानना है समाज सेवी, विचारक और चिंतक प्रमोद जैन जी का कि विश्वासनगर जो है कुछ लोगों के कारण शराब नगरी में तब्दील हो गई, लेकिन धर्मनगरी है और धर्मनगरी ही बन के रहेगी। मैं गोपाल राजपूत करण मेरी दिल्ली मेरे स्थान की खास मुलाकात में आपसे यहीं विदा लेता हूँ। मैं एक बार फिर आपसे मिलूंगा नए विचारों, नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।